नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के उस शाहकार की जिसका नाम है गोदान। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो भारतीय किसान के जीवन, उसके संघर्ष, उसके सपनों का एक पूरा महाकाव्य है। तो चलिए इस महाकाव्य की दुनिया में गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या हो सकती है? एक बड़ा सा घर, खूब सारा पैसा, या फिर शोहरत? हम सबकी अपनी अपनी चाहतें होती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, हमारा जो हीरो है होरी, उसकी दुनिया में सबसे बड़ी इच्छा क्या रही होगी? यही सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। जी हाँ, सिर्फ एक गाय। हमारा हीरो होरी महतो, उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी हसरत बस इतनी सी थी कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो। कितना सीधा सादा, लेकिन कितना गहरा सपना था ये। और जानते हैं, इसी एक छोटे से सपने के चारों तरफ प्रेमचंद ने किसान जीवन का एक ऐसा महाकाव्य बुन डाला जो आज भी उतना ही सच लगता है। तो इस उपन्यास का जो नाम है ना, गोदान, वही इसकी आत्मा है। गोदान का मतलब है गाय का दान। ये एक ऐसा धार्मिक रिवाज है जिससे माना जाता है कि जीवन के आखिर में मोक्ष मिलता है। लेकिन होरी की कहानी में यही एक शब्द एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बन जाता है। और इसे महाकाव्य का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। ये उपन्यास गांव के समाज की जो उलझनें हैं, उसका जो ढांचा है और किसानों का जो शोषण होता है, उसकी एक ऐसी असली और झकझोर देने वाली तस्वीर खींचता है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो चलिए अब इस महाकाव्य के बिल्कुल बीच में चलते हैं और मिलते हैं इसके हीरो होरी महतो से। अब सवाल यह है कि होरी है कौन? देखिए, होरी सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो तो भारत के हर किसान का चेहरा है। वो मेहनती है, अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करता है और समाज के बनाए नियमों को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पर साथ ही वो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत, अपने पिछले जन्मों का फल मानकर चुपचाप सब कुछ सहता भी रहता है। होरी की मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, फिर ऐसा क्या था कि वो कभी अपनी गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाया? वजह थी शोषण का एक ऐसा मकड़ जाल जिसमें वो फंसा हुआ था। होरी की लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं थी, वो तो एक पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा था। जमींदार, साहूकार, पटवारी, पंडित, मतलब हर कोई उसकी मेहनत की कमाई का एक टुकड़ा नोच रहा था। ये एक ऐसा जाल था जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, उसकी सारी की सारी मेहनत कहाँ जा रही थी? जमींदार का लगान चुकाने में, साहूकार का ब्याज भरने में और अफसरों को रिश्वत देने में। और नतीजा ये कि होरी और उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी बस कर्ज के दलदल में और गहरे धंसते चले गए। पर प्रेमचंद की कहानी सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। वो हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे गांव का ये शोषण शहर की चमक दमक से सीधा जुड़ा हुआ है। ये जो दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं ना, असल में वो एक ही हैं। ये दो दुनियाएं असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? गांव में जमींदार और साहूकार सामने से होरी को लूट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ शहर के जो मिल मालिक हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो किसानों की फसल को कौड़ियों के दाम खरीदकर पीछे से उनका शोषण कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब गांव में कुछ नहीं बचता तो होरी के बेटे गोबर जैसे नौजवानों को शहर की तरफ भागना पड़ता है। लेकिन शोषण वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो लोग मिलों की हड़तालों और बुरी आदतों में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। मतलब शहर की जो चकाचौंध है वो गांव की मासूमियत को धीरे धीरे निगल जाती है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो दिल को सबसे ज्यादा छू जाता है, जहां होरी की जिंदगी का एक ऐसा अंत होता है जो दुखद तो है, लेकिन एक तरह से विजयी भी है। पूरी जिंदगी के संघर्ष के बाद जेठ की उस जलती हुई धूप में सिर्फ चंद पैसों के लिए काम करते करते होरी आखिर में टूट जाता है। वो जमीन पर गिरता है और फिर कभी नहीं उठता। और उसका वो एक सपना, एक गाय पालने का सपना, उसी के साथ दम तोड़ जीता है। और कहानी के आखिर में जब पंडित जी होरी के मोक्ष के लिए गोदान की रस्म करने को कहते हैं, तो उसकी पत्नी धनिया अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, वो चंद सिक्के, पंडित के हाथ पर रख देती है और कहती हैं, यही है इनका गोदान। ये वो पल है जो भारतीय साहित्य में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो क्या होरी अपनी जिंदगी की जंग हार गया? नहीं, उसकी मौत कोई व्यक्तिगत हार नहीं थी, बल्कि ये उस पूरे शोषक सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी। अपने संघर्ष और अपनी कुर्बानी से होरी भारत के किसान की उस पीड़ा का प्रतीक बन गया जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी हार में ही असल में उसकी जीत छिपी है।
और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज इतने साल बाद भी जब हम कर्ज में डूबे किसानों की या फिर मजदूरी के लिए शहर जाते मजदूरों की खबरें सुनते हैं, तो क्या उनमें हमें होरी की झलक नहीं दिखती? प्रेमचंद का ये महाकाव्य आज भी उतना ही सच्चा है और ये सवाल हमारे समाज के लिए आज भी उतना ही जरूरी है। 1936 में लिखी गई ये रचना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर के पूरे भारतीय किसान समाज का एक आईना है, एक दस्तावेज है। और आज हम समझेंगे कि आखिर ये आज भी इतनी जरूरी क्यों है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई एक सपना, सिर्फ एक सपना, इतना बड़ा हो सकता है कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी बस उसे पाने की जद्दोजहद में ही गुजर जाए? यही वो सवाल है जो गोदान की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो मिलिए कहानी के नायक होरी महतो से। होरी के लिए एक गाय का मतलब सिर्फ एक जानवर नहीं था। नहीं, वो थी इज्जत, समाज में एक रुतबा और परिवार के लिए एक सहारा। और यही छोटा सा सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। आप देखिए, प्रेमचंद ने इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें बनाई हैं, दो दुनियाएं जो देखने में तो एक दूसरे से मीलों दूर लगती हैं, पर असल में इनकी बुनियाद एक ही है। एक तरफ गांव की गरीबी और दूसरी तरफ शहर की अमीरी। एक दुनिया है इन जैसे लोगों की, राय साहब, जबान पर समाजवाद और राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन काम वही शोषण, वही बेगार और किसानों को लूटने वाली वही सामंती व्यवस्था। मतलब जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं। प्रेमचंद ने इस पाखंड को बहुत बारीकी से दिखाया है। और फिर आती है दूसरी दुनिया, शहर के पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों की। डॉक्टर, प्रोफेसर, एडिटर, ये लोग अपने आलीशान घरों में बैठकर किसानों की गरीबी पर बहस करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि गांव की असलियत क्या है। उनकी जिंदगी तो पार्टियों और महफिलों में गुजरती है। तो ये देखिए, एक तरफ होरी की पत्नी धनिया का चेहरा है जिस पर मेहनत और संघर्ष की हर लकीर साफ दिखती है, और दूसरी तरफ शहर की वो झूठी चमक दमक। प्रेमचंद का सबसे तीखा सवाल यही है कि शहर की ये शानदार इमारतें, ये रौनक, क्या एक गांव के किसानों के खून पसीने की बुनियाद पर नहीं खड़ी हैं? चलिए अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां होरी को लगता है कि बस उसका सपना सच हो ही गया। लेकिन किस्मत देखिए, वही सपना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी की वजह बन जाता है। सोचिए, सालों की मेहनत, एक एक पैसा जोड़कर होरी वो गाय घर ले ही आता है। घर में खुशी का माहौल है, पर यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। जलन, अपने ही भाई की जलन उस सपने को जहर दे देती है। हीरा, होरी का भाई, गाय को मार डालता है और बस यहीं से होरी की तबाही का सफर शुरू हो जाता है। अब होरी जो अगला कदम उठाता है वो शायद आज हमें अजीब लगे। उसे समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मर्यादा। मर्यादा का मतलब सिर्फ इज्जत नहीं है, ये एक ऐसा बोझ है परिवार की झूठी शान का, जिसे बचाने के लिए इंसान अपनी बलि चढ़ा देता है, न्याय की भी और अपनी जिंदगी की भी। और यही तो कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। होरी को सच पता है, उसे पता है कि मुजरिम कौन है, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाता। क्यों? परिवार की मर्यादा बचाने के लिए। वो अपने भाई का नाम बचाने के लिए पुलिस को ही रिश्वत देता है और कर्ज के दलदल में और गहरा धंसता चला जाता है। मतलब जिस इज्जत को वो बचा रहा है, असल में वही उसे मार रही है। तो अब ये कहानी सिर्फ होरी की नहीं रहती। होरी के जरिए प्रेमचंद हमें वो पूरा सिस्टम, वो पूरा मकड़जाल दिखाते हैं जिसमें उस वक्त का हर छोटा किसान बुरी तरह फंसा हुआ था। ये एक तरह का चक्रव्यूह था। देखिए, सबसे नीचे है किसान जो गरीबी और परंपराओं में जकड़ा है, फिर आता है महाजन जो ब्याज पर ब्याज लगाकर उसे लूटता है, उसके ऊपर है जमींदार जो उसकी मेहनत की फसल खा जाता है, और इन सब के ऊपर है समाज और धर्म का डर जो उसे कभी बगावत करने ही नहीं देता। इस चक्र से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और जानते हैं सबसे दुखी बात क्या है? होरी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, उसकी ईमानदारी। वो इतना सीधा और सच्चा है कि हर कर्ज चुकाने को अपना धर्म मानता है, और ये शोषण करने वाला समाज उसकी इसी ईमानदारी का फायदा उठाकर उसे निचोड़ता रहता है। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर आते हैं, जहां हमें होरी के पूरे जीवन के संघर्ष का असली मतलब समझ में आता है। होरी की पत्नी धनिया एक बात कहती है जो मानो पूरे उपन्यास का सार हो। वो कहती है, हम तो मर्जाद के लिए मरते हैं, और मर्जाद है कि हमें पैरों तले कुचले जाती है।
इससे ज्यादा सच्चा और कड़वा और क्या हो सकता है भला? होरी मर्यादा नहीं छोड़ता। प्रेमचंद साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि उस सिस्टम में एक ईमानदार किसान का कोई भविष्य नहीं था। उसकी नियति में सिर्फ हार ही लिखी थी। तो आखिर में होरी की ये हार सिर्फ एक आदमी की हार नहीं है, ये उस पूरे किसान समाज की हार का प्रतीक है। वो समाज जो उस समय के भारत की रीढ़ की हड्डी था, लेकिन जिसे शोषण के बोझ ने तोड़ कर रख दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सब लिखा गया था 1936 में। तो क्या होरी की कहानी बस इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गई है, या फिर आज भी देश के किसी न किसी कोने में कोई होरी अपनी गाय का सपना देख रहा है और कर्ज के इसी जाल में फंसा हुआ है? ये सवाल ये बस इसी एक लाइन से होती है, एक गाय पालने की इच्छा। पर ये कोई मामूली चाहत नहीं है, ये होरी महतो के पूरे जीवन का सपना है, उसकी सबसे बड़ी एम्बिशन। ये एक लाइन हमें उस सीधे साधे किसान की आत्मा में झांकने का मौका देती है, जिसकी आंखों में एक उम्मीद है और जिसके कंधों पर सम्मान का भारी बोझ है। तो चलिए होरी महतो की दुनिया में कदम रखते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन है ये किसान और कैसे एक गाय पालने की सीधी सादी उम्मीद उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर देती है। तो ये हैं होरी महतो, एक आम किसान जिसका जीवन एक बहुत ही सरल लक्ष्य और सामाजिक सम्मान यानी मर्यादा के भारी बोझ के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी बस एक ही तो इच्छा है कि उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो जो उसके लिए इज्जत और खुशहाली का प्रतीक बन सके। देखिए, हाँ, होरी और उसकी पत्नी धनिया के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ जहाँ होरी एक आदर्शवादी है, अपनी मर्यादा के लिए सब कुछ चुपचाप सहने को तैयार, वहीं दूसरी तरफ धनिया है जो हकीकत को समझती है और बहुत जुझारू भी है। वो जानती है कि 80 रुपए का कर्ज उनके परिवार को बर्बाद कर देगा और वो अन्याय के खिलाफ बोलने से बिल्कुल नहीं डरती। ये जो टकराव है ना, ये उनकी कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो होरी अपनी मर्यादा और आदर्शों के बीच जूझ ही रहा होता है, और फिर वो पल आता है जब उसका बरसों पुराना सपना सच हो जाता है। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। होरी 80 रुपए का कर्ज लेकर आखिरकार एक गाय खरीद ही लाता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होता है। लेकिन ये खुशी पल भर की ही साबित होती है। गांव की ईर्ष्या इस सपने को निगल जाती है, गाय को जहर दे दिया जाता है और होरी की जीत का वो एक पल एक गहरी, कभी न खत्म होने वाली निराशा में बदल जाता है। और यहीं पर स्थिति की सबसे क्रूर विडंबना सामने आती है। होरी जानता है, उसे पता है कि गाय को उसके अपने सगे भाई हीरा ने जहर दिया है, लेकिन परिवार की मर्यादा बचाने के लिए वो सच को दबा देता है। वो पुलिस को रिश्वत देता है ताकि बात बाहर न जाए, और इस कोशिश में वो और भी ज्यादा कर्ज के जाल में धंसता चला जाता है। मतलब जिस सम्मान को वो बचा रहा है, वही उसे बर्बाद कर रहा है। होरी की दुनिया तो कर्ज और मर्यादा में सिमट कर रह गई है। लेकिन चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, शहर की उस समानांतर दुनिया को, जहां ऊंचे तबके के लोगों का जीवन होरी जैसे लोगों के संघर्ष की नींव पर ही टिका है। तो मिलिए राय साहब से। सार्वजनिक मंचों पर ये राष्ट्रवाद और किसानों के अधिकारों के सबसे बड़े हिमायती हैं, लेकिन अपनी जमींदारी में ये एक क्रूर शोषक हैं। ये किसानों से बेगार यानी मुफ्त में मजदूरी करवाते हैं और मनमाना जुर्माना लगाते हैं। उनका जो ये दोहरा चरित्र है, वो उस समय के शासक वर्ग के गहरे पाखंड को उजागर करता है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ होरी की टूटती हुई दुनिया है और दूसरी तरफ शहर के बुद्धिजीवियों और उद्योगपतियों की भव्य लापरवाह महफिलें। यहाँ पार्टियों में दर्शन पर बहस होती है, शिकार के खेल खेले जाते हैं। ये दो दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अनजान लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक का ऐशो आराम दूसरे के ही शोषण पर टिका है। अभी तक हमने होरी की व्यक्तिगत त्रासदी को देखा, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। चलिए अब उस व्यवस्था को समझते हैं जो उसे और उस जैसे लाखों किसानों को शक्तिहीन बनाए रखने के लिए ही बनाई गई थी। प्रेमचंद इस व्यवस्था को एक नाम देते हैं, महाजनी सभ्यता। ये सिर्फ कर्ज देना नहीं है, ये सूदखोरों, जमींदारों और अधिकारियों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जहां कर्ज का ब्याज असल कर्ज से भी बड़ा हो जाता है। एक बार इस जाल में कोई किसान फंस गया तो उसका निकलना लगभग नामुमकिन था। ये जो चक्र है, ये पूरी व्यवस्था को एकदम साफ साफ दिखा देता है। किसान यानी होरी जमींदार और महाजन के बीचों बीच फंसा है। उसे धर्म और बिरादरी का डर जकड़े हुए है।
कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी मर्यादा चली जाएगी। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। उसकी ईमानदारी और उसका सम्मान ही इस शोषक व्यवस्था में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। धनिया के ये शब्द इस पूरी व्यवस्था के बोझ को जैसे एक मानवीय आवाज दे देते हैं। वो कहती हैं कि जिस सम्मान के लिए हम मरते हैं वही सम्मान हमें अपने पैरों तले कुचलता है। ये एक दिल दहला देने वाला सच है। जैसे जैसे होरी की कहानी अपने अंजाम की तरफ पहुंचती है, एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या इस अथक संघर्ष में होरी हार गया या उसकी कोई जीत भी हुई? इस उपन्यास का जो निष्कर्ष है ना, वो बहुत साफ है और बहुत कठोर भी। प्रेमचंद साफ साफ दिखाते हैं कि इस भ्रष्ट व्यवस्था में होरी जैसे एक ईमानदार किसान के लिए जिंदा रहना नामुमकिन है। उसकी ईमानदारी उसे बचा नहीं सकती, बल्कि आखिरकार उसकी मौत का कारण बनती है। होरी काम करते करते मर जाता है, कर्ज में डूबा हुआ। उसकी पत्नी धनिया के पास उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं, और तब पुजारी उससे गोदान यानी गाय का दान करने को कहता है, और धनिया के पास देने के लिए घर में बचे कुछ पैसे ही हैं। होरी एक इंसान के तौर पर टूट जाता है, लेकिन मरते दम तक वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसकी त्रासदी सिर्फ उसकी नहीं, ये उस समय के पूरे किसान समाज की त्रासदी है। और कहानी हमें इसी आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 1936 में लिखी गई ये कहानी कर्ज, सम्मान और एक शोषक व्यवस्था के खिलाफ एक अकेले इंसान के संघर्ष की कहानी क्या आज की दुनिया में भी उतनी ही सच नहीं लगती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।